अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 11 होम्योस्टेसिस। लास्ट चैप्टर था हमारा गैसेस एक्सचेंज। आज हमने पढ़ना है होम्योस्टेसिस के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर 1 भी हमारा यही है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज हम होम्योस्टेसिस के बारे में कि होम्योस्टेसिस जो है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग की तरफ आ जाते हैं। इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेटस मीन्स स्टैंडिंग। ठीक है, सेम का मतलब होता है एक जैसा और स्टैंडिंग का मतलब होगा खड़े रह। वैसे तो हम कहते हैं खड़े रहना, लेकिन यहाँ पर कहेंगे एक जैसा बरकरार रहना। ठीक है, कांस्टेंट रहना। डेफिनेशन इसकी है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की काबिलियत कि वो अपने इंटरनल अंदर का जो इन्वायरमेंट है, बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट, उसको क्या रखे, कांस्टेंट रख सके या एक जैसा रखे, तो वो एबिलिटी होम्योस्टेसिस कहलाती है। अब आ जाते हैं हम इसकी हिस्ट्री की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट वाज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लॉड बर्नर्ड इन 1849। ठीक है, ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट का भी मैंने ऊपर जिक्र किया है, इसके बारे में हमें बताने वाला या इसको डिस्क्राइब करने वाला जो साइंटिस्ट था वो क्लॉड बर्नर्ड था, और उसने 1849 में इसको डिस्क्राइब किया था। वैसे तो पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट जस्ट इन्वायरमेंट का था, आबो हवा जो हमारे इर्द गिर्द होती है, लेकिन क्लॉड बर्नर्ड ने बताया कि एक इंटरनल इन्वायरमेंट होती है और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा बॉडी के अंदर की भी एक अपनी इन्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसको उसने इंटरनल इन्वायरमेंट का नाम दिया था। द वर्ड होम्योस्टेसिस वाज कॉइन्ड बाय वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन इन 1926। ठीक है, और ये जो होम्योस्टेसिस का वर्ड है ये देने वाला इंसान ब्रैडफोर्ड कैनन था। इन 1926 में उसने ये नाम तजवीज़ किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ। इट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म नेसेसरी बॉडी फंक्शंस इन नॉर्मल वे। ठीक है, ये कहते हैं कि एक बहुत ही ख़ास किस्म की रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ताकि वो बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी ज़रूरी फंक्शंस हैं उनको नॉर्मल वे में कर सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन होगी, नॉर्मल होगी, तो तमाम फंक्शंस भी वो नॉर्मल वे में उसको परफॉर्म कर सकेंगे। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड यूटिलाइज इट्स इन्वायरमेंट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, ये मदद देता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए और उसके अलावा अपनी ही इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करने के लिए इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है। इट इज़ अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि चेक एंड बैलेंस का काम भी कर रहा है कि बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट को कब इन्वायरमेंट में थोड़ी सी चेंज आई और उसको किस तरह से मेंटेन रखना है, तो ये सारा काम होम्योस्टेसिस का होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी है। ठीक है, तो अब हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अब आते हैं हम इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स की तरफ। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट के जो सबसे अहम कंपोनेंट्स हैं वो वाटर, पानी, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर। इन तीनों को इंटरनल इन्वायरमेंट में कांस्टेंट रखना या मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विच आर रेडली इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फ्लक्चुएशंस कहेंगे चेंजेस को। ठीक है, जो कि बहुत ही तेज़ी से अफेक्टेड, असरअंदाज होते हैं बाय फ्लक्चुएशंस, चेंजेस से इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मीन्स अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी भी किस्म का कोई चेंज आ जाए तो उसका असर जो है इन तीनों पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो इन तीनों को मेंटेन बॉडी के अंदर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए हम इनको क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। बाय फॉलोइंग प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, कहते हैं कि नीचे दिए गए प्रोसेस के ज़रिए हम इन तीनों कंपोनेंट्स को, वाटर, सॉल्यूट्स और टेम्परेचर को बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मोसिस अगर आपको याद हो, मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन, तो यहाँ पर भी ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद यह है कि वाटर को रेगुलेट करना। द प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स आर मेंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ऐसा अमल जिसके ज़रिए बॉडी जो है वाटर और सॉल्यूट की तादाद को बॉडी में मेंटेन रखती है, वो अमल ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। Next one is excretion. The elimination of nitrogenous wastes and extra waste water from the body is called excretion.
एक्सक्रीशन कहते हैं एक ऐसे अमल को जिसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मतलब ये भी सॉल्यूट की ये एक फॉर्म है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट मतलब फाजिल मादा जो बॉडी का होता है उसको एलिमिनेट करना, बॉडी से निकालना, या फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी से निकालना, इस अमल को हम एक्सक्रीशन कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में हमने क्या पढ़ा, वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन कैसे किया जाता है। लास्ट वन इज थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन रखा जाता है। द प्रोसेस बाय विच organisms maintain their internal temperature in a tolerable range is called thermoregulation। ठीक है, एक ऐसा अमल जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं बर्दाश्त करने की हद तक, उसको थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 9th क्लास में एंजाइम्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने टेम्परेचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, वो अपने ख़ास ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। तो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन रखना ही थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। अगर थर्मो रेगुलेशन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाएंगे और वो अपना काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि एक्सक्रीशन में हमने पढ़ा नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर रहेंगे तो ये बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली एक्स्ट्रा वाटर भी पानी के अंदर बॉडी के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि इसको भी बॉडी से निकालना होता है। तो ये है 3 वो ऐसे प्रोसेस जिनके ज़रिए होम्योस्टेसिस जो है वो बॉडी के अंदर की जाती है। आप कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो इन 3 प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में ये तीनों प्रोसेस किस तरह से हो रहे हैं और किस तरह से वो अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को या बॉडी के अंदर की इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं किसी भी सूरत में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने पढ़ा होम्योस्टेसिस के बारे में कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस, इसके मेन कंपोनेंट्स और फिर प्रोसेस जिनके ज़रिए इनको हम मेंटेन रख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू।